सेट नंबर 23 करने वाले हैं। तीसरे नंबर वाला प्रैक्टिस सेट जो DOE की वेबसाइट पर आया हुआ है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 से जो 20 क्वेश्चन है ना, उसमें टिक लगाने हैं। अगर आपको उसके आंसर चाहिए होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं नीचे लिंक शेयर करूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां पर टच करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उनमें टिक वाले क्वेश्चन है, उनको आप देख लेना नेक्स्ट वीडियो में, इससे नेक्स्ट वीडियो जो होगी। लेकिन अभी फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 21 से कंटिन्यू कर रहे हैं। जितना पॉसिबल हो पाएगा आज की वीडियो में हम उन्हें सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र में निम्नलिखित की भूमिका बतानी है। मानव पाचन तंत्र में निम्नलिखित की भूमिका। तो पहला इसमें पूछा पाचक एंजाइम। जो मानव पाचन तंत्र है उसके अंदर पाचक एंजाइम की क्या भूमिका है। तो देखिए बच्चे, पाचक एंजाइम इसके अंदर पैक्सिन होता है, ट्रिप्सिन होता है, अमाइलेज होता है ना। तो भिन्न भिन्न इनकी भूमिकाएं होती हैं। तो इनकी भूमिका यही है कि भोजन सही तरीके से पच जाए, पाचित हो जाए। जो ये अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया चलती है शुद्रांत्र में, आमाशय में, वो पूर्ण होकर के पाचन जो है भोजन का वो सही तरीके से हो जाए। जैसे कि आमाशय में, पेट में पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है, और जो पूरी तरीके से प्रोटीन वहां पर पाचित नहीं होता आमाशय में, इसलिए वो भोजन कहाँ जाता है, शुद्रांत्र में, छोटी आंत में। वहां पर जाने के बाद वो प्रोटीन पूरी तरीके से पचता है, किससे, ट्रिप्सिन एंजाइम से, जो कि अग्नाशय से आता है। अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को पाचित करता है। इस तरीके से पाचन तंत्र में पाचन करने में पूरा सहयोग करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की दो भूमिकाएं होती हैं। ये आमाशय में उपस्थित होता है, और इसकी भूमिका होती है कि मान लीजिए हमने कुछ भी भोजन खाया, अगर उसके साथ कोई भी सूक्ष्म जीवाणु या कोई हानिकारक पदार्थ जाता है तो उसको डीएक्टिवेट कर देता है, उससे हमें सुरक्षा प्रदान करता है और उस जीवाणु को खत्म करने में मदद करता है। ये तो पहली भूमिका हुई HCl के, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। दूसरी भूमिका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, ये एक ऐसा अम्लीय माध्यम बनाता है जिससे कि जो पेट में, आमाशय में पेप्सिन है वो अपनी क्रिया कर सके। जब तक HCl अम्लीय माध्यम नहीं बनाएगा तब तक पेप्सिन अपनी क्रिया नहीं कर पाएगा। तो HCl के दो काम हुए। पहला तो जो भी सूक्ष्म जीवाणु आदि जाते हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करना, उनको डीएक्टिवेट कर देता है। दूसरी भूमिका, पेप्सिन अपनी क्रिया कर सके उसके लिए ऐसा माध्यम तैयार करना। अगला क्वेश्चन है, स्वापोषण और विषम पोषण में दो अंतर। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। स्वापोषण, स्व मतलब स्वयं, स्वयं अपने आप को पोषित कर सके, तो ऐसी क्षमता केवल उनमें होती है जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, हरित लवण होता है। जैसे कि पौधे, पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा हवा, पानी, जल और जो मृदा से तत्व मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सूर्य का प्रकाश और हरित लवण, ये सब मिलकर ये सारे क्या है, अकार्बनिक पदार्थ। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, H2O मतलब जल, क्लोरोफिल जिसको हरित लवण कहते हैं, और तत्व होते हैं जो मिनरल्स जाते हैं मिट्टी से, इन सब के द्वारा, और साथ में सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये भोजन बनाते हैं। हम लोग तो ऐसे भोजन नहीं बना सकते, हम तो भोजन को पकाते हैं या बने बनाए भोजन को ग्रहण करते हैं। लेकिन ये अकार्बनिक पदार्थ जो हैं, इनसे भोजन तैयार करने की क्षमता केवल उनमें होती है जिनमें हरित लवण होते हैं। ठीक है, तो ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं अकार्बनिक पदार्थों से, और ये किसी पर निर्भर नहीं होते अपने भोजन के लिए। इन्हें कहते हैं स्वपोषी, जैसे कि पौधे। और विषमपोषी वो जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जैसे कि हम हैं, जीव जंतु हैं, जितने भी जंगल में रहने वाले पशु हैं, तो वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इसलिए वो अपने भोजन की प्राप्ति के लिए अन्य पशुओं पर, अन्य सजीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कारण बताइए। हीरे का उच्च गलांक, हीरे का उच्च गलांक क्यों होता है, कारण बताना है। ये तो हमें पता है कि हीरे का गलांक उच्च होता है। क्यों होता है बच्चे, जो हीरे में कार्बन लगे होते हैं ना, उनमें बहुत ही घनिष्ठ और मजबूत सह संयोजन आबंध होता है। सह संयोजन, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, आबंध।
बहुत ही मजबूत, स्ट्रॉन्ग सहसंयोजन आबंध होता है, इसके बीच में कोई गैप नहीं होता है। इस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के कारण, इतने मजबूत आबंध के कारण इसका गलांक बहुत बहुत ही उच्च होता है। ठीक है, ये कारण है इसका। दूसरा है ग्रेफाइट, है तो अधातु, कार्बन का ही पदार्थ है, परंतु फिर भी ये सुचालक है विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें से करंट फ्लो क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है। ग्रेफाइट की जो संरचना बनती है ना बच्चे, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है। एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, मुक्त होता है। इस कारण से ग्रेफाइट में करंट फ्लो हो पाता है। आपने छोटी क्लास में एक्सपेरिमेंट करेंगे या नहीं भी करा हो तो कर सकते हैं। पेंसिल की जो अंदर नुक होती है उसको आप शार्प करते हो, उसका टुकड़ा लीजिए, उसके ऊपर से वुड, लकड़ी को नहीं, उस जो पेंसिल से लिखते हैं हम, जो नुक होती है उसकी, उसको लीजिए और उसमें फिटिंग करिए तार की, वायरिंग की, बल्ब लगाइए, बैटरी सेल लगाइए। तो आप देखेंगे कि जहां पर हम प्रैक्टिस करते थे कि कील लगा रहे हैं या कोई भी कंडक्टर लगा रहे हैं, ब्लेड लगा रहे हैं, कुछ भी लगाते थे, तो उसमें से चाबी लगा रहे हैं, तो वो एक धातु है जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने देती है। ऐसे ही तार को पूरे सर्किट में से जरा कहीं पर भी आप इसको लगाएंगे ना, ग्रेफाइट को, पेंसिल को, जो अंदर शार्प करने पर लिखते, तो उससे भी करंट फ्लो होता है। आप ऐसा कर सकते हैं। ये अधातु होते हुए भी विद्युत धारा का प्रवाह करता है। क्यों करता है? क्योंकि ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, मुक्त अवस्था में होता है, इस कारण से। आगे ये क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा, वायु की मात्रा कम होने पर भी श्वास नली की भित्ति निपतित क्यों नहीं होती? यहाँ पूछा गया कि अगर वायु की मात्रा कम भी हो जाती है तो श्वास नली की भित्ति निपतित क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती क्योंकि उसमें वलय होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? उसमें वलय। ठीक है, वलय, वलय उपस्थित होने के कारण वो निपतित नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण बताना है हमको। कैल्शियम अपने यौगिक के रूप में और सोना अपने स्वतंत्र रूप में क्यों पाया जाता है? यौगिक होता है कैल्शियम, जो है कैल्शियम, वो किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ होता है, ऑक्सीजन है या किसी भी रूप में यौगिक मिलता है, फ्री नहीं मिलता। मुक्त अवस्था में सोना मिल जाता है, मुक्त अवस्था में सोना मुक्त अवस्था में मिल जाता है, परंतु कैल्शियम नहीं मिलता अकेले। इसका कारण क्या है? क्योंकि कैल्शियम सोने की तुलना में काफी अधिक अभिक्रियाशील है। कैल्शियम ज्यादा अभिक्रियाशील है। कैल्शियम ज्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण मुक्त अवस्था में नहीं मिलता, वो यौगिक के रूप में मिलता है। जबकि सोना कम अभिक्रियाशील है, बहुत कम गति से अभिक्रिया करता है, तो ये अभिक्रिया नहीं करता तेजी से, इस कारण से ये मुक्त अवस्था में वायुमंडल में, वातावरण में या इस पृथ्वी पर हमें प्राप्त हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन है कि एक चमकीली धातु का नाम बताइए, अधातु का, सॉरी, एक चमकीली अधातु का नाम बताना है। तो वो है आयोडीन। अधातु है, मैंने गलती से धातु लिख दिया था। एक चमकीली अधातु का नाम आयोडीन है। आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो कि चमकदार है, जबकि हम कहते हैं कि अधातु चमकदार नहीं होते, लेकिन आयोडीन चमकदार होते हैं। जैसे हीरा है, तो ये कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जो कि उनसे भिन्न, उनके साथ होते हुए भी एक भिन्न गुण धारण किए होते हैं, इनको अलग केस में रखा जाता है। तो एक चमकीली अधातु का नाम है आयोडीन। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है, मैं इसका क्वेश्चन यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी फोटोज पीडीएफ बना करके डाल दूंगी, आप वहां से क्वेश्चन पूरा देख सकते हैं। अभी फिलहाल मैं क्वेश्चन को पढ़ देती हूँ। यदि किसी विद्युत बल्ब का प्रतिरोध, यदि किसी विद्युत बल्ब का प्रतिरोध 1200 ओम है, प्रतिरोध मतलब आर, रेजिस्टेंस उसका 1200 ओम है, और 220 वोल्ट के एक स्रोत से उस बल्ब में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? मान लीजिए ये एक सर्किट है, यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, ठीक है,
और यहाँ पर जो बल्ब है उसका जो प्रतिरोध बता रहे हैं वो कितना है, 1200 वोल्ट। उसका जो विद्युत बल्ब का प्रतिरोध है वो 1200 वोल्ट है। ये पहला क्वेश्चन हुआ। फिर है यदि बल्ब के स्थान पर 100 प्रतिरोध 100, यहाँ पर 1200 था, अगर 100 प्रतिरोध वाली कोई वस्तु लगा दी जाए, हीटर को लगाया जाए, तो उसमें प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। पहले केस में बल्ब का जो प्रतिरोध है वो दे रखा है 1200 ओम और बैटरी जो है वो 220 वोल्ट की है। तो फॉर्मूला ओम्स के नियम के अनुसार होता है V = IR। ये पहला केस है तो हम इसको R1 ले लेते हैं, ठीक है ना। और अगर हम दूसरा केस देखें तो उसने कहा इस बल्ब की जगह पर बाद में कोई हीटर लगाया जा रहा है और वो हीटर का जो R है उसको R2 कहेंगे, वो दे रखा है 100 ओम। तो पहले केस में करंट कितना होगा विद्युत धारा और दूसरे केस में कितना होगा, ये हमको इसमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर V = IR होता है, तो हमें I निकालना है। ये R यहाँ से नीचे हो जाएगा तो आ जाएगा V/R। क्योंकि हम पहले वाले केस की बात करते हैं, हम I1 निकाल रहे हैं और R1। I1 = V, तो सेम ही है दोनों में। V जो वोल्ट है वो कितना दे रखा है 220 और R1 हमको दे रखा है 1200। इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको डिवाइड करेंगे आप, तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर 0.18 एम्पियर, क्योंकि है V = IR। अब पहला केस इसलिए मैंने इसको I1 R1 ले लिया है, यहीं से छोड़ा था हमने। तो V बच्चे दे रखा है यहाँ पर 220 वोल्ट और R1 दे रखा है 1200। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.18 एम्पियर। एम्पियर में ही कैलकुलेट करते हैं विद्युत को, ये इसका SI मात्रक है, इसको जरूर लिखें। ये निकला फर्स्ट केस का। अब हम सेकंड केस का कैलकुलेट करेंगे। जो मैंने ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस है। यहाँ पर बच्चे R जो हो गया है, R2 जो हमने लिया है हीटर का, वो 100 ओम है। वो बैटरी उतने ही वोल्ट की है 220 वोल्ट और हमें I2 कैलकुलेट करना है। I2 = V/R2। V हमारे पास 100 है, अपॉन में 220 कैलकुलेट करेंगे इसको, तो 10 अपॉन में, सॉरी वैल्यू अपोजिट मैंने फिल कर दिया यहाँ पे। पर जो वोल्ट में बैटरी दे रखी है वो दे रखी है 220 और अपॉन में R2 दे रखा है 100। यहाँ से हम ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 22/10 आ रही है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2.2 एम्पियर। तो हमारा I1 आया 0.18 और I2 आया 2.2। अब दोनों को ऐड करेंगे। वैसे तो सेपरेट सेपरेट दोनों को पता चल गया, हमें यही पूछा गया था कि पहले केस में कितना होगा और दूसरे केस में कितना होगा। तो फर्स्ट केस का आंसर आपका इतना आया है और दूसरे में जब हीटर लगा दिया तो इतना आया है। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया है। बाकी हम आगे ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चे, ये क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के हैं। एक नीले रंग के फूल के पौधे जिसे निरूपित किया गया बीबी के द्वारा और इसका संकरण कराया गया एक सफेद रंग के फूल से, जिसे छोटी ABCD स्मॉल लेटर के B से दिखाया गया है। आपको इसमें F1 पीढ़ी को ज्ञात करना है कैसी होगी और F2 पीढ़ी को भी ज्ञात करना है। जब हम F1 को स्वपरागित करते हैं तो क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। एक बार मैं दोबारा रीड कर दूंगी क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन आपको YouTube में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक में जब आप जाकर के देखेंगे तो वहां आपको PDF मिल जाएगी क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 27। प्रैक्टिस सेट DOE की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, आप वहां से भी ये प्रैक्टिस सेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन, एक नीले रंग के फूल के पौधे जिसे कैपिटल लेटर BB द्वारा निरूपित किया गया है का संकरण एक सफेद रंग के फूल के पौधे जिसे स्मॉल लेटर BB द्वारा चिन्हित किया गया है के साथ कराया गया है। तो बताइए इसकी F1 पीढ़ी क्या होगी। एक तो नीले रंग का फूल है, ब्लू कलर, नीले रंग का फूल,
मैंने आपको पहले ही बताया था, जब इनको बड़ी एबीसीडी मतलब कैपिटल लेटर कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट किया जाए तो वो डोमिनेंट होता है, मतलब कि अपने आप को वो दिखाएगा, प्रभावी होगा। तो प्रभावी लक्षण इसमें है, इसको बड़ी बी से दिखाएगा, ब्लू कलर बी से दिखाया गया। और सफेद रंग का जो फूल है, सफेद रंग का जो फूल है उस वाले पौधे को उसका संकरण जो कराया गया है वो सफेद रंग के फूल से, उसको बताया गया स्मॉल लेटर स्मॉल अल्फाबेट बी से। अब इसकी F1 पीढ़ी निकालनी है हमको। इट्स वेरी सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चे। आप इसमें देखो, जो जनक हैं वो इसमें क्या है, जनक है यहाँ पर एक नीले रंग का फूल और एक सफेद रंग का फूल। इसमें से इनकी जनन कोशिकाएं ली जाएंगी जिनका निषेचन कराया जाएगा। जनन कोशिका, उसमें से एक गैमेट आता है, यहाँ पर एक एक आएगा, इनका आपस में निषेचन कराएंगे। तो यहाँ पर कैपिटल बी और स्मॉल बी। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब तक एक भी बड़ी एबीसीडी मतलब प्रभावी लक्षण दिखाता है, यहाँ पर मेंडल ने जो बताया था, जो बड़े अल्फाबेट से दिखाया था प्रभावी लक्षण है, जो स्मॉल अल्फाबेट से दिखाया था वो अप्रभावी लक्षण है। तो जब भी एक भी प्रभावी लक्षण होगा तो वो भौतिक रूप से उसको अगर देखोगे तो वो पौधा नीला, उसका जो फूल होगा वो नीला ही दिखाई देगा, क्योंकि वो प्रभावी लक्षण है। ठीक है, तो जो इसकी F1 पीढ़ी होगी, होने को तो ये मिक्स है, लेकिन जो पौधे में फूल दिखाई देगा प्रत्यक्ष रूप से वो नीले रंग का दिखाई देगा। तो ये था इसका पहला केस। फिर उन्होंने बोला F1 पीढ़ी तो हमने निकाल दिया, नीले रंग का फूल होगा। इसका बी इसमें पूछा गया है, यदि F1 पौधे के फूल को स्वपरागित करें तो F2 पीढ़ी में सफेद फूलों का जो प्रतिशत होगा वो कितना होगा, वो निकालना है। और इसका थर्ड केस में जीनोटाइप भी बताना है। तो ये आप देख लें, यहाँ पर ये F1 पीढ़ी है। अब मैं इसका ही स्वपरागित करने वाली हूं। कैसे करेंगे इसमें, जब भी ऐसा केस हो तो सिंपल है हमारे पास, हम ऐसे प्यूनेट स्क्वायर बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास B और B जो हम यहाँ लेते हैं, ये बॉक्स हम खाली छोड़ेंगे। इसी इसी फॉर्म में हम यहाँ पर लेंगे कैपिटल B स्मॉल b, इनका निषेचन कराएंगे, इसका जब स्वपरागण कराएंगे तो हमारे पास जो आने वाली पीढ़ी होगी उसमें दोनों ही जो जीनोटाइप होगा उसमें दोनों ही बड़ी एबीसीडी होंगे, कैपिटल अल्फाबेट होंगे। और यहाँ पर जो आएगा वो B स्मॉल b, कैपिटल B स्मॉल b। इसका इसके साथ करेंगे तो कैपिटल B स्मॉल b, पहले कैपिटल लिखना बाद में स्मॉल। इसका इसके साथ करेंगे तो स्मॉल b स्मॉल b। तो बच्चे जब भी एक भी प्रभावी लक्षण है तो फूल तो नीला दिखाई देगा, तो इसका जो फिनोटाइप होगा, फिनोटाइप, तो फिनोटाइप जब इसका आप देखोगे तो नीले फूल कितने हैं, 3, और सफेद रंग का केवल 1। उसके बाद अगर हम इसका जीनोटाइप देखते हैं, इसका जब हम जीनोटाइप निकालेंगे तो जीनोटाइप देखने के लिए हमें इनके अल्फाबेट्स देखने पड़ेंगे। वो क्या है, BB और स्मॉल b, कैपिटल B स्मॉल b, और ये इतने ही तरीके के हैं, ये वाला है, ये है और ये है। इसके अलावा कोई और तरीके के अल्फाबेट के अरेंजमेंट नहीं है। तो कैपिटल B कितना है, 1, और ये कैपिटल और स्मॉल वाले कितने हैं, 2, और स्मॉल वाले 1। तो इसका मतलब हमारे पास जीनोटाइप ये आ गया। जीनोटाइप हम अल्फाबेटिकली देखते हैं और फिनोटाइप हम आउटर देखते हैं कि ओवरऑल ये दिखने में कैसा है, लेकिन इसमें पूरा पता चलता है जीनोटाइप में। तो जीनोटाइप 1:2:1 आया। इसका सेकंड क्वेश्चन था कि इसका प्रतिशत कितना होगा, तो आप प्रतिशत देख लो, 4 पोर्शन है, अगर 100 को 4 में देखें तो हम 25 25 25 25 तब 100 बनता है। तो मतलब अगर हम सफेद फूल का प्रतिशत देखें तो 25 है, 25% आएगा, एक ही हिस्सा है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगला प्रश्न है इसमें 27 में ही अथवा करके क्वेश्चन दिया है, अनुवांशिक लक्षणों और उपार्जित लक्षणों का अर्थ बताइए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं इसका।
हाँ जी, आगे देखते हैं बच्चे। आनुवांशिक लक्षण, और उपर्जित लक्षण। आनुवांशिक लक्षण, आनुवांशिकता से बच्चे नाम से ही पता चल रहा है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी आया है। जो जन्म से बच्चों में माता पिता से लक्षण आते हैं, जो जन्म से प्राप्त होते हैं, उनको हम कहते हैं आनुवांशिक लक्षण, जो हमें जन्म से प्राप्त है। कह सकते हैं कि इसके अंदर आनुवांशिक लक्षण है, जो क्रोमोसोम गुणसूत्र वगैरह से आते हैं, माता पिता से बच्चों में, पीढ़ी से आने वाली संतति में आते हैं, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं आनुवांशिक लक्षण। जैसे बालों को घुंघरालू होना, कानों की ये पल्ली जो जुड़ी होती है, किसी की थोड़ी कटी हुई होती है, ये भी आनुवांशिक लक्षण है। जीभ का, ऐसे किसी की जीभ सीधी होती है, किसी की फोल्ड होकर आती है, ये भी आनुवांशिक लक्षण है। आंखों का जो रंग होता है, किसी की भूरी आंखें, किसी की काली जो सर्कल होता है आइरिस का, और किसी की ब्राउन होती है, किसी की हरी आंखें, किसी की नीली, ये सब क्या आनुवांशिक लक्षण है। हाइट का जो भी ये कैरेक्टर है, स्किन का कलर, ये आनुवांशिक, और भी कई सारे लक्षण होते हैं, ये सब आनुवांशिक लक्षण है जो जन्म से ही बच्चे को माता पिता से प्राप्त है। फिर उपार्जित, उपार्जित मतलब जन्म लेने के बाद उसने अपने जीवन काल में सीखा। जैसे कोई तैरना सीखे, गाड़ी ड्राइविंग मतलब गाड़ी चलाना सीखे, वो हिंदी भाषा बोलता था, अब इंग्लिश भाषा बोलना सीखा है। कोई भी ऐसे लक्षण जो उसने वायुमंडल समाज में रहते हुए बाद में अर्जित करे, बाद में सीखे, उन्हें कहते हैं उपर्जित लक्षण। तो ये बच्चे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, बैक्टीरिया और कवक को विघटक क्यों कहा जाता है? बैक्टीरिया, क्वेश्चन नंबर 28 है। बैक्टीरिया और कवक को विघटक क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? और इसमें और भी पूछा गया है, इन विघटकों से पर्यावरण को होने वाले 2 लाभों की सूची बताइए। तो बच्चे, बैक्टीरिया और कवक को विघटक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही एक ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि सजीव हैं, और इस वातावरण में जो भी मृत पदार्थ होते हैं, खराब पदार्थ होते हैं, जो मर जाते हैं जीव जंतु, तो उनको जटिल अकार्बनिक पदार्थों से सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदलना, ये काम कौन करेगा? मतलब जो जटिल रूप होता है इनका, उसको विघटित करके टुकड़े टुकड़े करना, उसको स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड करना और सरल रूप बना देना, ताकि वो लंबे समय में जल्दी जल्दी मिट्टी के अंदर मिल जाए, वातावरण की क्रियाएं उसमें और तेजी से होने लगे। तो इससे क्या होगा? वातावरण दूषित नहीं होगा, नहीं तो फिर वो जो जीव जंतु मर गए हैं, मृत हो गए हैं, अगर वो जल्दी से मिट्टी में मिलेंगे नहीं, गलेंगे नहीं, हटेंगे नहीं वहां से, तो फिर दूषित हो जाएगा वातावरण। तो एक तरीके से सफाई करने का काम भी कर रहे हैं, एक लाभ तो इनका ये हो गया। दूसरा, उन मृत जो जीव जंतु है, जो भी पदार्थ हैं, उनको जटिल पदार्थ से मतलब बड़े रूप से सरल में कौन परिवर्तन करेगा? यही करते हैं। एक तो ये इनका काम हो गया। तो इनसे 2 लाभ होते हैं, और ये विघटित भी करते हैं जटिल जो अकार्बनिक पदार्थ है उनको सरल में। तो ये इनका काम है। दोबारा बताती हूँ, बैक्टीरिया और कवक मृत जीव जंतुओं को जटिल अकार्बनिक पदार्थ से सरल अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। दूसरा, इसके 2 लाभ भी हैं। पहला लाभ यह है कि मृत जीवों को इस रूप में परिवर्तन कर देना जिससे कि वायुमंडल की क्रियाएं उस पर हो सके जल्दी से, और वो मिट्टी में मिल जाए। जब मृत जीव मिट्टी में पूरी तरीके से मिलते हैं, आराम आराम से सड़ते हैं, गलते हैं, तो ये क्रियाएं होने का जब मिट्टी में ये मिल जाते हैं तो उसकी मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है, तो मिट्टी का लेवल भी बना रहता है। और दूसरा, वातावरण दूषित नहीं होता लंबे समय तक, सफाई कर्मचारी की तरह ये काम करते हैं। इस तरीके से इनके 2 लाभ हैं। बाकी के जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में पोषण कैसे होता है? ये क्वेश्चन आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से या सहायक सामग्री से पढ़ेंगे। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, इस पेपर को कंप्लीट करेंगे।
आज की क्लास में इतना करेंगे। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सॉल्व कराए जाएंगे। थैंक यू।